हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आप सभी को पता है कि देश के अंदर हमें पिछले 2 दिनों के अंदर 3 दिनों के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया के अंदर हुई। बिल्कुल सही, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर और आप मुझे सुन करके कहीं ना कहीं आप लोगों का भी ध्यान एक ऐसी समिट की तरफ जा रहा है जिसको पहली बार भारत ने होस्ट किया। और भारत पहली बार इस समिट के अंदर होस्ट करने के साथ साथ पहली बार प्रेसिडेंटशिप भी देखने को मिली है, क्योंकि इस बार G20 जो समिट हुई है 2023 के अंदर, इस बार होस्ट कंट्री भारत देखने को मिली है। और इस समिट को होस्ट न्यू दिल्ली के प्रधान मंडपम, जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, इस जगह पर इस वेन्यू में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि क्या क्या चीज इस बार की समिट के अंदर हमें देखने को मिली है, क्या न्यू चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं और क्या रहा है दिल्ली का G20 दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाने वाला। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया के बाद ये वो समिट है जिसके अंदर भारत के द्वारा लाए गए जो डिक्लेरेशन है, जो भी पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चाएं इस समिट के अंदर हुई हैं, उसमें सबसे ज्यादा सारे कंट्रीज की सहमति हमें देखने को मिली है, जो कि इंडोनेशिया की बाली समिट से यदि कंपेयर किया जाए तो 4 गुना हमें डिक्लेरेशन इस मुद्दे के अंदर, इस समिट्स के अंदर हमें देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं आज की इस समिट के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं G20 समिट्स। और G20 समिट को कहां पे होस्ट किया गया है, तो दिल्ली के अंदर इसे होस्ट किया गया। और इस समिट का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यहां पे बात की जा रही है। यानी ऐसा कहा गया भारत के द्वारा कि दुनिया का विकास अकेले चल करके नहीं हो सकता है, दुनिया का विकास सबके साथ और सबके विश्वास के साथ और सबके विकास के साथ में मिलकर के हो सकता है। सबके साथ मिलकर के ये विकास हो सकता है। इसी की बात भारत सरकार ने इस बार की समिट में भी की है। वन फैमिली की बात की गई है, वन फ्यूचर की बात की गई है और वन अर्थ की बात की गई है। देख सकते हैं आप, ये वो समिट का फोटो है, पिक्चर है, जिसमें सारे लोग बाग बैठे हुए हैं G20 समिट्स के अंदर। और इसमें कुछ इनवाइटेड नेशंस भी थे। बताया जा रहा है कि इस बार भारत की तरफ से 9 नेशंस को इनवाइट किया गया था। और मतलब जो G20 मेंबर्स नहीं है उसके अलावा भी इस ग्रुप में के अलावा भी भारत के द्वारा कई ऐसे दूसरे देश हैं जिनको इस समिट के अंदर इनवाइट किया गया। और सबसे यूनिक बात इस बार की समिट में हमें यह देखने को मिली है कि एक अब ये जो G20 ग्रुप, जो G20 के नाम से जाना जाता रहा अभी तक, वो अब आगे चल करके G21 के नाम से जाना जाएगा। अब आप कई लोगों को ये लग रहा होगा कि G20 अभी तक हम पढ़ते आए, क्या अब हमें अपडेट करने की जरूरत है? तो बिल्कुल, G20 को अब G21 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, जो कि बाली इंडोनेशिया के अंदर हुई समिट के अंदर जो वादा भारत के द्वारा अफ्रीकन यूनियन को किया गया था, वो वादा भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा पूरा किया गया है। बात करें इस समिट के अंदर कौन कौन मौजूद थे, तो सारे लीडर्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि G20 की जब बात की जाती है तो इस G20 के अंदर कई लोगों को यह लगता है कि इसके अंदर 20 देश आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस G20 के अंदर 19 नेशंस आते हैं। और अभी तक ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अब ये G21 हो गया है। तो इसमें अब 19 नेशंस तो रहेंगे, साथ में अब एक ऑर्गेनाइजेशन की जगह अब आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन के साथ में अब अफ्रीकन यूनियन भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। बात करें इस समिट के अंदर
कौन नहीं आया फिजिकली तरीके से और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें इस समिट के अंदर देखने को मिले हैं, तो दे आर इनवाइटेड, दे आर पार्टिसिपेटेड मेंबर्स जो कि G20 के हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग नहीं आए, नॉट अटेंडिंग द समिट 2023 इन इंडिया, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने इस समिट को फिजिकली तरीके से अटेंड नहीं किया, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इस समिट को अटेंड नहीं किया है। और तीसरा जो व्यक्ति यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड्रेस मैनुअल लोपेज, जो है मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, ये भी इस समिट के अंदर मौजूद नहीं थे। जो लोग यहां पे मौजूद थे, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे सारे अलग अलग देशों के नेशनल लीडर्स, क्योंकि ये जो समिट थी 9 और 10 सितंबर 2023 को जो ऑर्गेनाइज की गई, ये नेशनल लीडर्स समिट है। अब कई लोगों को ये लगता है कि सर समिट्स तो काफी पहले से भारत के अंदर से चली आ रही हैं, लेकिन ये ऐसी कौन सी यूनिक समिट थी जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार की चेयर नेशनशिप जो मिली है वो इंडिया को मिली है, और ये चेयर नेशनशिप कब दी जाती है किसी भी कंट्री को, तो 1 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। यानी इंडोनेशिया के अंदर लास्ट टाइम 2022 में इसकी 17 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 30 नवंबर के बाद इंडोनेशिया की प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई और 1 दिसंबर 2022 में इंडिया की प्रेसिडेंटशिप शुरू होती है, जो कि 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास में रहेगी। देन फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंटशिप जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी ब्राजील के प्रेसिडेंट के पास, जो है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, क्योंकि अगली समिट 19 समिट जो होगी G21 समिट की, वो ऑर्गेनाइज की जाएगी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो अब बात करें कि समिट में कौन कौन सी कंट्रीज इनवाइटेड कंट्री थी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि G20, और अब G20 में बार बार नाम लूंगा मैं, बार बार G20 निकल करके आ रहा है क्योंकि अब एक नया ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ऐड हो गया है, तो अब ये G20 नहीं, अब ये G21 है। तो इस समिट में जो इनवाइटेड कंट्री थी, जो कि पार्ट नहीं है G21 ग्रुप का, लेकिन इनको भारत की तरफ से इनवाइट किया गया, तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यहां पे इनवाइट थी और ये भारत में आई। इसके बाद में इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उसके बाद में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा बात की जाए नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर इनवाइट किए गए। इसके अलावा नाइजीरिया के प्रेसिडेंट इस समिट के अंदर मौजूद थे, है ना। इसके अलावा ओमान के हेड ऑफ स्टेट यहां पे देखने को मिलेंगे। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर यहां पे इनवाइट किए गए थे। साथ में स्पेन भी इनवाइट किए गए थे। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा स्पेन के बारे में, और साथ में यूएई के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि G20 ग्रुप के अलावा, G21 ग्रुप के अलावा भी इसके अंदर इनवाइट किए गए थे। ये तो थी इनवाइटेड कंट्री। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि G20 या G21 ग्रुप में परमानेंट इनवाइटेड कंट्री कौन सी है कि जो हर बार समिट में आपको देखने को मिलेगी, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी बन सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएई को, इसके अलावा इजिप्ट को, बांग्लादेश को, है ना, मॉरिशस को अलग से इनवाइट किया गया। लेकिन G20 समिट में हर साल एनुअल समिट में आपको जो कंट्री परमानेंट इनवाइट आपको देखने को मिलेगी, तो वो कंट्री है स्पेन। ध्यान रखना, स्पेन इज द करेक्ट आंसर होगा एग्जाम में यदि ये सवाल पूछा जाता है तो। ठीक है, इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, G20 समिट्स के अंदर। आगे बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में, इसके कुछ डेटा के बारे में हम बात करें तो होस्ट कंट्री कौन है, तो भारत इस बार लिखा गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे, समिट को होस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस समिट में होस्ट किया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उनके जहां पर बैठे हुए थे, जहां पे उनकी सिटिंग थी, वहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नेशंस की जो प्लेट लगी हुई थी, तो वहां पे इंडिया की जगह भारत लिखा गया। और अब भारत और इंडिया को लेकर के देश में बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है ना, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि
एनडीए के अगेंस्ट में कुछ 28 पार्टियों के द्वारा एक अलायंस को बनाया गया है जिसे इंडिया अलायंस कहा गया है। तो सरकार ने इस इंडिया नाम को बदलने के लिए प्रस्ताव रखा है और वो बदल करके अब भारत, तो इसीलिए वहां पे भारत लिखा गया था, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। बात करें यहां पर इस समिट को कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 9 और 10 सितंबर, ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन थे इस समिट के अंदर, जिसमें इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। बात करें इसके मोटो की या इसके थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि हमने क्लास के शुरुआत में ही बताया कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात भारत ने रखी है दुनिया के सामने, और लगभग कई सारे देशों ने इस मोटो को, इस चीज को एक्सेप्ट किया भी है। और बात करें इस समिट के वेन्यू की बात करें तो यह भी एक बड़ा यूनिक रहा है इस बार की प्रगति मैदान के अंदर प्रधान मंडपम जो सेंटर आपको देखने को मिलेगा, जिसे जाना जाता है किस नाम से, तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इसे बोला जाता है, IECC के नाम से इसे जाना जाता है। इस सेंटर में यानी प्रधान मंडपम जो वेन्यू था, यहां पे इस समिट को 2 दिन ऑर्गेनाइज किया गया। बात की जाए चेयरमैन की, किसने इस समिट को होस्ट किया भारत की तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और एक जो आप लोग को एक क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा इस समिट से रिलेवेंट कि G20 समिट के अंदर 2023 के अंदर भारत के शेरपा कौन थे, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि इस समिट के अंदर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शेरपा के अंडर में रखी गई। शेरपा मतलब होता है कि जो उस देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो, भारत को प्रेजेंट करने वाले, मतलब बाकी शेरपाओं के सामने। जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से ही एक शेरपा पूरे समिट के लिए अपॉइंट किया गया, हर देश के शेरपा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इस बार होस्ट कंट्री भारत रही, तो भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने वाले, और वो दिल्ली डिक्लेरेशन जो बनाया गया, कई सारी जो समिट्स देश के अंदर हुई हैं, वो सारे कराने के काम जो किसी के अंडर में हुए हैं, तो वो G20 शेरपा इंडिया के अंडर में हुए हैं। और वो कौन है, तो अमिताभ कांत, द एक्स CEO ऑफ नीति आयोग, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि भारत के अलावा या कोई भी देश की जो कंट्री है या कोई भी दुनिया का वो देश जो G20 का पार्ट है, वो यदि समिट को कंडक्ट कराएगा तो ये 2 ट्रैक पर समिट ऑर्गेनाइज की जाती है, और इन 2 ट्रैक के लीडर्स अलग अलग होते हैं। नेशनल लीडर्स समिट्स की बात की जाए या शेरपा समिट्स की बात की जाए तो इनका जो हेड होता है वो G20 शेरपा कहलाता है। साथ में इकोनॉमिकली और सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की जो समिट होती है उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में होता है। तो ये 2 ट्रैक पर ये समिट आपको देखने को मिलेगी। इस बार बात की जाए G20 समिट्स की तो लगभग 60 शहरों के अंदर, 60 सिटीज के अंदर लगभग 200 समिट्स ऑर्गेनाइज की गई। 200 से भी ज्यादा समिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, ऑब्जेक्ट्स पर कंडक्ट कराई गई समिट थी। बात की जाए नेक्स्ट समिट कहां पे होगी, यानी इस बार भारत में जो समिट को ऑर्गेनाइज किया गया वो 18 समिट थी और भारत के लिए ये पहली समिट थी। बात करें अगली समिट की तो 2024 में 19 समिट जो ऑर्गेनाइज की जाएगी वो रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर की जाएगी, और इसके लिए हैमर को हैंडओवर भी कर दिया गया है किसके हाथ में, तो लूला डे सिल्वा जो कि ब्राजील के रिसेंटली इलेक्टेड नए प्रेसिडेंट हैं। अब बात की जाए, इसमें एक वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा जिसे G20 ट्रॉयका के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वो देश जिसने पहले यानी लास्ट समिट जिसने होस्ट की थी वो इसका मेंबर होता है। इसके अलावा एक जहां पे इस समिट को प्रेजेंट में ऑर्गेनाइज किया गया वो देश इसके अंदर शामिल होता है, और एक देश वो जहां पे अगली समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये 3 देशों का जो पार्ट है या जो हम बोलते हैं शेप जो बनता है उसे हम ट्रॉयका के नाम से जानते हैं। और ये ट्रॉयका जो है इसके अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, तो इसकी लास्ट समिट यानी 17 समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो बाली इंडोनेशिया 2022 में।
अभी 8% कहां पे हुई, 18 नवंबर की समिट तो इंडिया भारत में होस्ट की गई, और उसके बाद ब्राजील में नेक्स्ट समिट होगी, तो इसे ही G20 ट्रॉयका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस ट्रॉयका का मतलब क्या होता है, तो ये लीडर्स होते हैं इस पूरी समिट्स के अंदर, क्योंकि जो भी चीजें या जो भी ड्राफ्ट्स हैं या जो भी पैटर्न है G20 समिट्स का, वो इस देश को पहले पता होता है, क्योंकि इसने पहली समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है इससे पहले। फिर ये जो ड्राफ्ट है वो ट्रांसफर होता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। ठीक है, क्योंकि पुराने पैटर्न क्या रहे हैं, इससे पहले समिट में क्या हुआ है, उसी चीज को देखते हुए अगली समिट को तैयार किया जाता है। यानी इंडोनेशिया के अंदर क्या क्या चीजें इस समिट के अंदर हुई हैं, वो चीज को देख करके, उससे सीख करके भारत ने इस समिट में आगे क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या डिक्लेरेशन होने चाहिए, क्या अगले मुद्दे होने चाहिए, क्या पॉइंट होने चाहिए, इसको लेकर के भारत ने कुछ अपने ड्राफ्ट्स बनाए। और अगले अब इंडिया की मदद से ब्राजील के अंदर इस समिट को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी इंडिया के ड्राफ्ट से सीख लेकर के कुछ चेंजेस करके ब्राजील अब अपने अगले ड्राफ्ट के लिए काम करेगा, और सारी समिट्स जो होंगी वो ब्राजील के अंदर होंगी अगले साल। तो ये चीजें कहलाती हैं, वो 3 देश कहलाते हैं ट्रॉयका, G20 ट्रॉयका, G21 ट्रॉयका कहलाते हैं। लेकिन अब बात करें इसकी लास्ट समिट के मोटो की, तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 70 समिट जो इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, इसका मोटो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर की बात यहां पे की गई। फिर हमने बात की वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की, यानी वसुधैव कुटुंबकम की। लेकिन ब्राजील ने जो अगला थीम रखा है, अगला मोटो रखा है, वो है बिल्डिंग अ फेयर वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट की बात यहां पे की जा रही है। तो ये मोटो है G21 समिट के, जो हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं। G20 की बात की जाए तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अब ये G20 नहीं है, अब ये G21 कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक नया ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अब बात करें कि G20 के अंदर भी कौन कौन से देश आते हैं, कई बार एग्जाम में इनसे भी रिलेवेंट हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं G7 से। G7 ये आपको डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, ये 7 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये फिर G8 हुआ था एक टाइम पीरियड में, 1997-98 के टाइम पीरियड में ये G7 से G8 हुआ था, जिसमें रशिया भी इसका मेंबर बना। फिर उसके बाद में 2014 में यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया, और वापस से ये ग्रुप G7 हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि G20 ग्रुप से भी रशिया को बाहर कर दिया गया है, लेकिन जब बात G20 की जाएगी तो वहां पे रशिया इसका मेंबर आपको देखने को मिलेगा। तो G7 के अलावा G20 के अंदर बात की जाए तो रशिया आपको इसका पार्ट देखने को मिलेगा। बाकी की अदर कंट्री की बात करें जो कि इसकी मेंबर आपको देखने को मिलेंगी, तो अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना। फिर देशों की यदि हम बात करें तो इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। ये 19 देश G20 के मेंबर नेशंस हैं। और इसके अलावा ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का है जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। यानी 19 नेशंस और एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब 19 नेशन के साथ में अब एक और जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा ईयू के बाद। अब वो कौन सा है, तो वो है अफ्रीकन यूनियन। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन अब इसके मेंबर हैं। तो मतलब अब G20 अब क्या बन गया है, G21 बन चुका है। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। आप सभी को पता होगा कि अजोली असोमनी जो है उनको इनवाइट किया गया था, उनको बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर जी ने, और ये कहा कि भाई कि अब मैं आप सभी लोगों की सहमति है उसके साथ में मैं अफ्रीकन यूनियन के हेड जो हैं 55 नेशंस को, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर 55 नेशंस को मिला करके ही अफ्रीकन यूनियन बनाया गया। और
इसके जो हेड अभी आपको राइट नाउ देखने को मिलेंगे वो है अज़ौली असोमनी। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये गले मिल रहे हैं, है ना। इनका पिक्चर दिख नहीं रहा होगा सामने से क्योंकि उनका मुंह उस तरफ है। तो यही है वो अज़ौली असोमनी जो कि जो पूरे 55 नेशंस मेंबर जो कि अफ्रीका के हैं, उनके पूरे ग्रुप को, अफ्रीकन यूनियन ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इस समिट के अंदर। बात करें इसके स्टैटिक फैक्ट्स को लेकर के कि इसकी पहली समिट कब ऑर्गेनाइज की गई, तो इसकी पहली समिट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर 2008 में इसकी पहली समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। उस समय प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये उस समय प्रेसिडेंट थे जिनके समय इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद फिर कारवा आगे बढ़ता गया, अलग अलग तरीके से इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन हम बात करें 2023 की समिट को, तो ये समिट 18th नंबर की समिट जो होस्ट की गई इस बार, ये भारत ने की, और भारत ने इस समिट को पहली बार होस्ट किया, और पहली बार इस समिट के अंदर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें, ये पिक्चर जो आपको दिख रही होगी ये राजघाट की है, जहां पे महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है। वहां पे सारे G20, G21 के रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, है ना, महात्मा गांधी को। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये भी एक बड़ा गजब का मोमेंट था उस समय का, बड़ा शानदार पिक्चर था। अब बात करते हैं उस मेन मुद्दे की जो कि इसके अंदर निकल करके आए हैं, और वो है G20 दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर के कि वो क्या मुद्दे हैं, वो ड्राफ्ट क्या है जिसको लेकर के सारे देशों की सहमति हमें देखने को मिली है। उन मुद्दों पर, कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चाएं कर लेते हैं, जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया, जिसे पास किया गया। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की यदि बात करें, दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की बात करें, फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने विद पिक्चर रखे हैं। तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि G20 ग्रुप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला एक ग्रुप है, जिसका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी के अंदर 85% आपको देखने को मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कंट्री कम है, लेकिन कंट्रियां जो हैं वो अपने आप में ही जीडीपी के हिसाब से दुनिया की टॉप जीडीपीज कहलाती हैं। बात करें एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, भारत ने बहुत ज्यादा जोर दिया है उन देशों के लिए जो शायद इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कहीं ना कहीं क्या चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। उन्हें यह कहा गया कि हमें साथ में मिलकर के इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, और भारत भी इन गोल्स को अचीव करने में बहुत तेजी से लगा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इनिशिएट किए गए 2015 में। तो ध्यान रखेंगे आप, 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। कब तक? तो 2030 तक हमें अचीव करना है, यानी नेक्स्ट 15 इयर्स में, 15 साल में हमें अचीव करना है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगला जो डिक्लेरेशन की बात की गई है वो है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस किया है इस डिक्लेरेशन के अंदर। फिर उसके बाद में अगले डिक्लेरेशन की बात करें तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरीज, इसके अंदर यह चर्चाएं की गई है। अगले डिक्लेरेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है इस डिक्लेरेशन के अंदर, जिसको लेकर के सहमति सारे G21 नेशंस की हमें देखने को मिली है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहां पे यह कहा गया है कि हमें सबको मिलकर के एक ऐसी वर्चुअल करेंसी को डेवलप करना चाहिए जिससे ही हमारा पूरा ट्रांजैक्शन हो। ऐसी चर्चाएं इसके अंदर की गई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेकर के भी चर्चाएं की गई हैं कि जब हम आपस में ट्रेड करते हैं
तो अभी बहुत ज्यादा चर्चाएं आप लोगों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के देखने को मिली है कि भारत ऐसे कई सारे देशों के साथ में मिल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। अमेरिका, जापान, है ना, सिंगापुर, इसके अलावा यूएई को लेकर के भी, उसके अलावा सऊदी अरेबिया को लेकर के, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, ऐसे कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो बहुत ही नॉमिनल बेसिस पर हो जाए या बहुत कम हो जाए या फिर टैक्स फ्री हो जाए, इस बात को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग ऑल विमेन एंड गर्ल्स को लेकर के बात की गई है कि जिस तरीके से दुनिया के अंदर कई सारी कंट्रीज में जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है या विमेन्स एम्पावरमेंट की या गर्ल्स की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं कई सारे देश इसके अंदर पीछे देखने को मिलेंगे। तो ये कहा गया कि हमें कहीं ना कहीं इस मैटर पे भी काम करना है, हमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर के आनी है ना, मेल और फीमेल में किसी भी तरीके का गैप ना हो, सारे इक्वली तरीके से काम करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इकोनॉमी ही क्यों ना हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ही क्यों ना हो, वो सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो, हेल्थ को भी लेकर के, तो कई सारे मसले इसके अंदर चर्चा में लाए गए। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज जो हैं इनको रिजॉल्व करने को लेकर के कहा गया, क्योंकि दुनिया में कई सारे देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, खास करके अफ्रीका के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी और ऐसे कई सारे डेवलप्ड नेशंस हैं जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा और खास करके यूरोप में भी इसी तरीके की कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो है उन्हें भी मिलकर के हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है, ये कहा गया। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मैटर जो इसके अंदर चर्चा में आया है वो ये है काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा की गई, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। दुनिया में जिस तरीके से इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है, टेरर फंडिंग का काम चल रहा है, तो इसे रोकने की जरूरत है, ठीक है, ये इसके अंदर जोर देने की बात की गई है। और इसके अलावा क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड को लेकर के भी चर्चाएं इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक और मुद्दा जो इस डिक्लेरेशन के अंदर रखा गया था वो ये था कि यूक्रेन और रशिया को लेकर के क्या चल रहा है। तो अभी भी इस समिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया ने इसके अंदर ये नहीं कहा है कि वॉर, इंडिया और रशिया के वॉर को लेकर के, लेकिन जिस तरीके की युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन के अंदर, है ना, इस वर्ड का इस्तेमाल करके इंडिया ने कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट किया है। तो इस मामले को लेकर के यानी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के भी चर्चाएं कहीं ना कहीं इस डिक्लेरेशन के अंदर देखने को मिली है। अब बात की जाए कि दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर यानी इस ड्राफ्ट को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो उस मेहनत का जो आप कंट्रीब्यूशन जो आप देखने को मिलेगा वो ये पिक्चर के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि ये ड्राफ्ट जो है इसको तैयार करने में जो लोगों ने मेहनत की है उसमें पहला नाम तो आपको शेरपा का देखने को मिलेगा, जो कि अमिताभ कांत आपको सेंटर में देखने को मिलेंगे। इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। साथ में एनम गंभीर ने भी गंभीर तरीके से इस ड्राफ्ट पे काम किया है और साथ में नागराज नायडू, काकानूर ने भी इस ड्राफ्ट को तैयार करने में काफी मेहनत की है। तो ये नाम आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें इस G20 समिट के अंदर एक और एक्शन लिया गया, वो ये है कि कुछ 11 देशों ने मिलकर के इसके अंदर एक G20 ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बनाया है। देख सकते हैं आप, ये भी एक चर्चा का मुद्दा रहा है इस समिट के अंदर। अब वो 11 देश आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तो यहां पे देखेंगे क्या किसकी बात की जा रही है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की बात की गई है, जिसमें मेंबर आपको अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इंडिया, इटली, साथ में मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूएसए, ये आपको मेन मेंबर देखने को मिलेंगे। उसमें भी फाउंडिंग मेंबर की बात की जाए तो ब्राजील, इंडिया और यूएसए, ये 3 फाउंडिंग मेंबर हैं किसके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के, ठीक है। और बाकी के जो 2 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे एज ए ऑब्जर्वर मेंबर, कनाडा एंड सिंगापुर।
तो ये सारे देशों के साथ मिल करके 11 देशों ने मिल करके एक अलायंस को क्रिएट किया है जिसका नाम है G20 के अंदर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बनाया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में हम बात करें। आप सभी को बता दूं कि इंडिया इस पे काफी दिनों से काम कर रहा है, जिसको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है 2018। आप लोगों को याद आ रहा हो कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव 2018 में लिया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर कि भारत में पेट्रोलियम में खास करके पेट्रोल डीजल के अंदर हम कुछ ब्लेंडिंग करेंगे और वो ब्लेंडिंग होगी एथेनॉल की। और इस अचीवमेंट को हमने 2022 में किया कि हम जितना ब्लेंडिंग हम करने वाले थे एथेनॉल की पेट्रोलियम के अंदर 10% को लेकर के, तो उसे हमने कुछ महीने पहले ही अचीव कर लिया। इसके अलावा 20% का अचीवमेंट हमारा था कि हमें 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करनी है, किसमें, पेट्रोलियम के अंदर बायोफ्यूल को लेकर के एथेनॉल को मिक्स करने की बात की गई, मर्ज करने की बात की गई। तो वो अचीवमेंट भी हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो ये बायोफ्यूल मिशन है, जिससे क्या होगा, इससे ये चीज निकल करके आएगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है पेट्रोलियम की, उसमें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसीज के अंदर हम क्या करेंगे कि कार्बन एमिशन जितना हो रहा है उस एमिशन को भी रोका जाएगा। ये इस मिशन का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री टू द फैसिलिटेड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स की बात की गई है, जिसमें टोटल कंट्रीज आपको 19 देखने को मिलेंगी, जिसमें 12 ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे बात की जा रही है इस अलायंस को लेकर के फाउंडिंग मेंबर की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया, ब्राजील, यूएस इसके फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। और इसका हेड कौन होगा, तो जब भी G20 समिट की मीटिंग होगी और उस समय जो उसका चेयर नेशंस होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो इसका भी होगा, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। बात की जाए कि इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा इन देशों का, इन तीनों देशों का, तो यहां पे मेंशन किया गया है कि इन तीनों देशों का कंट्रीब्यूशन, यानी अमेरिका के शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो 55% की शेयर होल्डिंग होगी इसके अंदर, ब्राजील की 27% की शेयर होल्डिंग और इंडिया की 3% की शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बात की जाए ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के, तो 85%, यानी इंडिया, यूएस, ब्राजील अकाउंट फॉर अ टोटल 85% ऑफ द ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन की यहां पे बात की जा रही है, जो इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये है बायोफ्यूल पॉलिसी, बायोफ्यूल अलायंस, जो कि इन देशों के साथ में मिल करके क्रिएट किया गया है। इसके अलावा बात की जाए, एक और डिस्कशन हमें इस समिट के अंदर देखने को मिला है, और वो ये है कि एक नए रूट को लेकर के काम किया जाएगा 3 देशों के साथ में मिल करके, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल होगा। इसे कहा गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा, और ये कॉरिडोर एक रूट को क्रिएट करेगा जिसमें मल्टी डायमेंशनल रूट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सी रूट, रेल रूट हमें देखने को मिलेगा, जो कि यहां देख सकते हैं आप, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और अमेरिका, ये आप लोगों को इस रूट के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसे द इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना गया है। अब ये एक रूट को कॉम्पीट करेगा, जिस रूट को कहा जाता है चाइना के द्वारा स्टार्ट किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ये क्या करने वाला है, कॉम्पीट करने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा G7 समिट के अंदर भी की गई है, जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, PGII की बात यहां पे की गई है, जो कि कॉम्पीट करेगा किस रूट को, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये कॉम्पीट करेगा। अभी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ, तो 2013 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जिसमें चाइना उन देशों को फंडिंग और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो इस रूट में शामिल हो रहे हैं, चाइना के बेल्ट एंड रूट का सपोर्ट लेकर के। तो उसी तरीके से चाइना को रोकने के लिए एक
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें भी कुछ इसी तरीके के फंक्शंस प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। क्लियर है? बात करें G20 की, तो G20 कब बना है? तो 26 सितंबर 1999 को इसको बनाया गया, ठीक। और इसकी पहली जो समिट थी वो जर्मनी बर्लिन के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन इसके नेशनल लीडर्स समिट की बात करें तो 2008 में इसकी पहली नेशनल लीडर्स समिट अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके टाइप की बात करें तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 ग्रुप के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कंट्री प्लस ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर के बात करें तो ग्लोबल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन आपको 85% देखने को मिलेगा। साथ में यदि ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन आपको इसी ग्रुप के नेशंस, मेंबर नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिलेंगे। तो ये है G20 का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।